HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 18 अक्टूबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। ये कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा अगर चैनल पर आप लोगों में से कोई भी नया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग से संबंधित उनकी परीक्षाएं PCS की और अन्य जो अधीनस्थ सेवा परीक्षाएं होती हैं उनसे संबंधित जानकारियाँ और अन्य सभी प्रकार की अपडेट, सिलेबस और एग्ज़ाम्स की तैयारी आपकी कराई जाती है। साथ ही साथ में डेली करंट अफेयर्स आपको कराया जाता है, जो कि करंट अफेयर्स आपका RO, UP PCS, UP SSSC, PET, BPSC, RAS, MPPSC, UGC नेट, CUET सहित सभी एक दूसरी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। ध्यान रखना, जो अभी हाल ही में जो CUT का जो एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि जो UG PG लेवल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आते हैं, तो वो प्रश्न भी आपको इसी चैनल के माध्यम से इसी करंट अफेयर्स से हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। चलिए बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए क्या है। पहला प्रश्न है, हाल ही में भूमि संसाधन विभाग ने वाटरशेड विकास के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर। ठीक, अब देखिए, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी इस पर हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके पहले थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं कि हाल ही में भूमि संसाधन विभाग का नाम ध्यान रखिएगा। हाल ही में भूमि संसाधन विभाग ने वाटरशेड के विकास के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ध्यान रखिएगा, रिमोट सेंसिंग आपको पता ही होगा कि किस तरीके से काम करता है। जो इमेज हमारी होती है फॉरेस्ट की और लैंड एरिया की, उनको जो है हम तक देता है, हम तक भेजता है और हम उसके माध्यम से एनालिसिस कर पाते हैं कि किस क्षेत्र में फॉरेस्ट एरिया को नुकसान हुआ है या कहाँ पर कौन सी गतिविधि हो रही है, कहाँ पर जो है बाढ़ आई हुई है। रिमोट सेंसिंग का उपयोग दरअसल इस समय कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो है पहले, अब तो बहुत टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, हमारे सैटेलाइट्स आ गए हैं, नहीं तो पहले क्या होता था, रिमोट सेंसिंग जो है आपके कैमरे के माध्यम से की जाती थी, प्लेन पर लगा करके। एनीवेज, अब इसमें एक प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ध्यान रखिएगा, IIRS इसे बोलते हैं, IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि कहाँ पर है ये, तो ये अक्सर जो है आपसे प्रश्न पूछ लेता है। तो ये जो है दरअसल देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में है। एक चीज़, दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें आपको एक एक्स्ट्रा एड ऑन कर दे रहा हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जिसका मुख्यालय देहरादून में है, IIRS यानी कि रिमोट सेंसिंग से MSc आपकी होती है। तो जो छात्र आगे इन फ्यूचर जो है रिमोट सेंसिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो लोग रिमोट सेंसिंग से MSc कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं। बहुत अच्छा जो है ये कोर्स है, जॉब बहुत अच्छी लगती है। दिक्कत बस इसमें थोड़ी सी एक है, ये कोर्स दरअसल बहुत महंगा होता है, इसमें टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ बहुत होता है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, सॉफ्टवेयर्स इसमें होते हैं, GIS का उपयोग होता है। तो ये कोर्स थोड़ा महंगा पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद जॉब जो है आपकी बहुत अच्छी लगती है, तो बहुत इंटरेस्टिंग जॉब भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगर आप लोग रिमोट सेंसिंग से MSc वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज भी बहुत सारे होते हैं, 1 ईयर का, 2-4 महीने का भी डिप्लोमा होता है, तो उसको भी आप लोग कर सकते हैं, उसका फ़ायदा मिल सकता है आप लोगों को। एनीवेज, प्रश्न नंबर दूसरा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यानी कि RPA लैब का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि गोरखपुर में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल में पूछ सकता है आपके, और चूंकि उत्तर प्रदेश में पहली बार खोला गया तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एनीवेज, आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। 16 अक्टूबर, डेट ध्यान रखिएगा, 16 अक्टूबर 2023 को नाइलिट की 26वीं अखिल भारतीय निदेशक बैठक के दौरान नाइलिट गोरखपुर में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यानी कि RPA लैब का उद्घाटन किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में पहली बार खोला गया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस पर तो मैं प्रश्न बना चुका हूँ 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस को देखेंगे तो उसमें सारे पुरस्कारों को मैंने बनाया हुआ है। अब इस बार भी बना देता तो रिपीट हो जाता क्वेश्चन, इसलिए मैंने केवल दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ही बनाया है। हालांकि ये प्रश्न भी मैंने बना रखा है, लेकिन थोड़ा आपका माइंड रिमाइंड हो जाए इसलिए मैंने जो है बना दिया है। तो प्रश्न है 69वें यानी कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये व्याख्या के अंतर्गत ही दिया है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, आज होमवर्क है कि आप लोग दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में पढ़िएगा और पढ़िएगा कि पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था,
किस सन में जो है इसको स्टार्ट किया गया था, ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग सर्च करिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। तो ये मैं बता नहीं रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, ध्यान रखिएगा। काम वाम भी करना सीखे थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। आश्रित रहेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए आश्रित मत रहिए, कुछ कुछ काम खुद से भी करिए। प्रश्न नंबर 4 है, वर्ष 2023 में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आयुष मंत्रालय इस पर बहुत पहले से काम कर रहा है और ये देश के लिए बहुत जो है फ़ायदेमंद चीज़ है। और कोरोना काल के बाद से आयुर्वेद की महत्ता निश्चित तौर पर वैश्विक स्तर पर बहुत बढ़ी हुई है। उसी क्रम में आयुर्वेद दिवस जो है धन्वंतरी जी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 11 नवंबर को धन्वंतरी जी की क्या है, जयंती है। और आयुर्वेद के बहुत बड़े वो क्या थे, प्रकांड विद्वान थे धन्वंतरी जी, आपको पता ही होगा। व्याख्या के अंतर्गत देखते हैं कि आयुष मंत्रालय द्वारा, मंत्रालय ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा कि किस मंत्रालय के द्वारा आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, आपको तुरंत उत्तर देना है। आयुष मंत्रालय के द्वारा कब मनाया जा रहा है, 11 नवंबर 2023 को मनाया जा रहा है। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, धन्वंतरी जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। धन्वंतरी कौन थे, तो आयुर्वेद के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। और इसके साथ साथ में इस वर्ष की थीम क्या होगी, तो थीम है जो महत्वपूर्ण है, वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, ठीक। और इस बार आयुर्वेद दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाए जाने की घोषणा की गई है। लगभग 100 देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। तो 4 प्रश्न इसमें सीधे सीधे बन रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक। चलिए, इस तरीके से जब आप करंट अफेयर्स को तैयार करेंगे तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो कल जब मैं लाइव था तो मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या कहते हैं, क्या हिंदी में 60 में 60 और करंट अफेयर्स में 25 में 25 आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आ सकते हैं, लेकिन आपकी पढ़ने की जो स्किल है, यानी कि जो करंट अफेयर्स पढ़ने की स्किल है, वो स्किल आपको आनी चाहिए। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछता है। तो जिस दिन आप ये स्किल सीख गए और आपके अंदर क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करनी आ गई खुद से, यानी कि प्रश्नों को बनाना अगर आप सीख गए, तो निश्चित तौर पर कितना ही प्रश्न आए आप 100% सही कर ले जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक। चलिए, मेहनत करनी पड़ेगी, बस एक कितनी सी बात है। अंतिम समय में करंट अफेयर्स करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। अगर लीड लेनी है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो करंट अफेयर्स हिंदी को डेली करिएगा, स्पेशली आरओ के छात्र जो भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक के लिए एक प्रशिक्षण जहाज के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मझगांव डाक एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ में जो है अनुबंध पर इन्होंने साइन किया है। चलिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। रक्षा मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, रक्षा मंत्रालय ने पहले भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षण जहाज के निर्माण के लिए मझगांव डाक एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्याय विभाग ने, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। महिलाओं से संबंधित जो भी प्रश्न रहा करें उसको आप जरूर ध्यान रखा करिए। केंद्र सरकार की जो है बहुत सारी योजनाएं जो है महिलाओं और बालिकाओं पर जो है केंद्रित रहती हैं, और केंद्र बिंदु में हमेशा महिलाएं रहती हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो हाल ही में न्याय विभाग ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में कुल कितनी फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करने की घोषणा की है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1023। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। न्याय विभाग ने महिलाओं और बालिकाओं की सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए देश भर में 389 यानी कि 389 विशेष पॉक्सो अदालतें और इसके साथ साथ में 1023 यानी कि 1023 यानी कि 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसमें पॉइंट रहेगा न्याय विभाग, दूसरा रहेगा विशेष पॉक्सो अदालत और 1023 फास्ट ट्रैक अदालत। तो ये 3 प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, बनेंगे इसमें से। अब आपके इसमें से एक प्रश्न और बनता है, और वो बनता है कि पॉक्सो अधिनियम क्या है। तो पॉक्सो जो है आपको पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है। पॉक्सो अधिनियम, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पॉक्सो अधिनियम, 2 आपका होमवर्क है, 2 टॉपिक कर लीजिएगा आप लोग प्लीज़, ठीक। ये आप लोग इसको देख सकते हैं कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स के बारे में इसमें दिया हुआ है, किस तरीके से चीज़ों को करना है। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए कि हाल ही में प्रसिद्ध कवयित्री लुईस ग्लक का हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो बड़े साहित्यिक जो लोग होते हैं या कवि होते हैं या कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं, अगर उनका जयंती अगर उनकी होती या उनका हाल ही में निधन हो गया होता है, तो ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और चूंकि ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थी, ठीक, महिला थी, और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसलिए ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। तो आपको बताना है कि लुईस ग्लक को कब नोबेल पुरस्कार साहित्य में दिया गया था।
आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं ए 2020 या बी 2021 या सी 2022 या फिर डी 2023। आपको कमेंट बॉक्स में जा करके अपने आंसर्स को देना है। और मैं बार बार वही चीज़ दोहराता हूँ आपसे कि चीज़ों को खोजने की हैबिट डालिए, यानी कि सर्च करने की हैबिट डालिए गूगल पर। अनवांटेड चीज़ों से बच करके अपने काम की चीज़ को सर्च करिए, फ़ायदे में रहेंगे, सिलेक्शन जल्दी होगा। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, प्रश्न था कि विश्व भुखमरी सूचकांक का पहली बार प्रकाशन कब किया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2006। और विश्व भुखमरी सूचकांक यानी कि जो आपका ये हंगर इंडेक्स है, यानी कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इस पर। इसको अच्छे से डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। हालांकि कल इस पर मैंने प्रश्न बनाया हुआ था कि इसके रैंकिंग क्या है और आसपास के जो देश हमारे पड़ोसी देश हैं उनके रैंकिंग क्या है, इसको देख लीजिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप लोग इसको कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप लोग तैयारी को अच्छे से करते रहिए। एग्जाम डेट जैसा कि आपको पता है आर की फरवरी में एक्सपेक्टेड है। जो सुनने में आ रहा है कैलेंडर आने के बाद चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी या किसी नोटिस के माध्यम से। दोबारा से मैं कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही मनोबल जो है मेरा बढ़ता है और मुझे जो है डेली करंट अफेयर्स बनाने के लिए जो है थोड़ी सी एक शक्ति कह लीजिए या यूँ कह लीजिए कि क्या कहते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक। और आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग सक्सेस हो, अपने जीवन में सफल हों। जय हिंद, जय भारत।